हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आप लोगों से फिर से डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन सीरीज़ जो है 6 क्वेश्चन सीरीज़ हम 6 आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज़ हमारी जो है कि छठी है ये। और आज हम लोग जो है कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हमने आपको कुछ बायो एथिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो हमारे बायो एथिक्स से हैं। ठीक है, तो बायो एथिक्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो शुरू हो जाइए अपनी पेन और कॉपी लेकर के। और प्लीज़ आप जो है एकदम फोकस्ड रहिए अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, और अपना परिवार का सबका ध्यान रखिए। कोविड को लेकर के सब लोग अपना अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो सीरीज़ जो कि 6 है। ठीक है, तो अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैनेजमेंट एंड एथिक्स के जो अगर और आप देखना चाह रहे हो तो वो जो है कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हो। तो प्लीज़ आप चैनल विज़िट करिए, वहाँ से आप जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड एथिक्स के देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप FCI का कोर्स ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, अगर आप FCI का कोर्स ख़रीदना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे विज़िट करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए, जिसमें कि आपको केवल और केवल 999 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर की कंप्लीट सिलेबस, प्लस आपको वीडियो लेक्चर प्लस PDF, प्लस आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पे आपको शेयर करे जाएंगे। तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना बायो एथिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे बायो एथिक्स होता क्या है। ठीक है, बायो एथिक्स जो हम बात करेंगे अगर, तो जितने भी हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी मेडिकल इश्यूज़ हों, ठीक है, जितने भी हमारे डॉक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में जितने भी हमारे इश्यूज़ आते हैं वो हमारी होती हैं बायो एथिक्स के क्वेश्चंस। तो बायो एथिक्स भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है तो इस वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान से अपने पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश डील्स द स्पेसिफिक इथिकल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ मीडिया। ऐसा कौन सा ऑप्शन से है कि जो हमारे इथिकल प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड ऑफ मीडिया को जो है दिखाता है, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन में होगा। तो प्रैक्टिकल एथिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो प्रैक्टिकल एथिक्स के अंदर आता है आपका अप्लाइड एथिक्स आता है। प्रैक्टिकल एथिक्स को दिया किसने था? प्रैक्टिकल एथिक्स जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हमारे पीटर सिंगर के द्वारा ना। पीटर सिंगर ने इनको लिखा था। ठीक है, और जो इन्होंने लिखा था इन्होंने जो ईयर था इनका लिखने का वो था 1979 में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एथिक्स जो है पीटर सिंगर ने लिखा था, बुक थी जिसमें अप्लाई एथिक्स के बारे में इन्होंने बात करी थी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स जो होंगे ये आपके जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे मीडिया एथिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। मीडिया एथिक्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं इन मीडिया कल्चर डैश बिल्ड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऐसा कौन सा है मीडिया या जर्नलिस्ट की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो आपको बिल्ड करती हैं। बिल्ड मतलब आपको विश्वास दिलाती हैं और कॉन्फिडेंस दिलाती है कि नहीं ये न्यूज़ या फिर ये जो भी रिपोर्ट आई है वो सच्ची है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेशनल रिपोर्टिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे जो सेंसेशनल रिपोर्टिंग है तो वो मे बी TRP के लिए हो, मे बी वो सही नहीं हो। ठीक है, मे बी वो एज अ पैसे देकर के करी गई हूँ। तो ये सेंसेशनल न्यूज़, ये सेंसेशनल रिपोर्टिंग आपको ट्रस्ट नहीं दिलाती या फिर आपको कॉन्फिडेंस किसी की भी न्यूज़ को लेकर नहीं दिलाती है। सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये चीज़ें बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस दें, आपको ट्रस्ट दें। ठीक है, या फिर वो सच्ची हो, ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्टिव वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ एलिबरेट करके बताई गई ये भी नहीं होगा। तो आपका पार्शियल रिपोर्टिंग जाहिर सी बात है वहाँ पे पार्शियलिटी करके कुछ न्यूज़ सही है कुछ गलत है, वहाँ पे पार्शियल रिपोर्टिंग करी गई है। इम्पार्शियल मतलब हो जाएगा आपका कि
वहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं की गई है, ठीक है। वो सच्ची और पूरी की पूरी अच्छी न्यूज़ वहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। वो पूरी की पूरी करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट न्यूज़ है, प्लस आपको एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेसी वहाँ पे फॉलो की गई है। तो आपकी जो है ये इम्पार्शियल जो रिपोर्टिंग होती है ये सही हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपको बिल्ड करेगा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, ताकि ये बताएगा कि आपकी न्यूज़ सच्ची है, ठीक है, एक्यूरेसी वहाँ पे है। तो पार्शियल रिपोर्टिंग जो है आपकी सही हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्शियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट IPR स्टैंड्स मीन्स। IPR मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब ये होता क्या है, सबसे पहली बात, इनके जो हेड क्वार्टर है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड क्वार्टर्स हैं वो होते हैं हमारे जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये फॉर्म कब करे गए थे, तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसका जो हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो था वो था हमारा 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1969। तो जो विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है हमारी वीपो के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में, और इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 14 जुलाई 1969 में। और IPR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का होता है कि RTI मीन्स क्या होता है। RTI मीन्स क्या है, RTI मतलब होता है RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। अभी क्या होता है कि हमें कोई भी, जैसे अपने कोई भी बिल जमा कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे लिए होता है ना कि कोई भी जैसे किसी भी किसानों के लिए कुछ भी एज हमारे लिए गवर्नमेंट निकाल रही है, कोई भी स्कीम निकाल रही है ना, उसकी पूरी की पूरी डिटेल जानने के लिए सारी चीज़ें कुछ भी अगर आती हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के है, तो उसकी जानकारी हमें, हमारा राइट्स है उसको रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है कि हमारे सेक्शन 3 में आता है, ठीक है, सेक्शन 3 में आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और एक्ट कब आया था, एक्ट आया था हमारा 2005 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है डैश इज अ रीजनेबल एक्सटेंशन ऑफ द इथिकल प्रिंसिपल इन द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ द मोरल लाइफ। यहाँ पे क्या होता है कि एथिकल प्रिंसिपल ये बोल रहा है जिसमें कि एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ को हम जो है कि देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम उसको अच्छे से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर D है ये होता है कैशुअस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना, लाइफ के जितने भी, तो उसको आप जो है एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, जितने भी आपके रियल लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसके हिसाब से आप जो है उसको कंसीडर करते हो और आप उसको देखते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा कैसुअस्ट्री, जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज पास्ड इन इंडिया ऑन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI मतलब RTI जो है आपका कब लागू हुआ था, एक्ट कब आया था, तो हमने पिछले डिस्कशन में ही बात कर ली थी कि इसका जो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट जब आया था वो आया था हमारा 2005 में, ठीक है, 2005 में इसका एक्ट आया था। अगर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप जो है RTI दाखिल कर सकते हो, ठीक है, RTI दाखिल कर दोगे, आपको जो है कि बाय कुरियर, बाय मैसेज, आपको जो है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, तो आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड कराएंगे RTI, अगर आप वहाँ पे डाल दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा RTI एक्ट जो है 2005 में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। Which among the following is treated as the fourth state? फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मीडिएक को जो है कि फोर्थ स्टेट माना जाता है, फोर्थ स्टेट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डैश इज द स्टडी ऑफ एप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस।
ये बिजनेस पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, तो सबसे पहले ये किसके अंडर आता है, ये क्वेश्चन का यही पूछ रहा है, इसके अंडर स्टडी किया जाता है बिजनेस की पॉलिसीज़ को और प्रैक्टिसेस को। तो यहाँ पे हम लोग जो है बिजनेस एथिक्स में हम जो है कि बिजनेस के जो भी पॉलिसी आते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं बिजनेस एथिक्स में। बात करेंगे कि जो हमारे कोऑपरेट एथिक्स क्या होता है, तो इसमें जो है कि हम CSR को जो है हम पढ़ते हैं। CSR, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे कोऑपरेट एथिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे, अब हम शुरू करते हैं अपने बायो एथिक्स के क्वेश्चन, आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे, इथिकल इशू ऑफ सरोगेसी इज जनरली स्टेटेड एज इशू ऑफ। बात करता है कि इथिकल इशू जो सरोगेसी का हो जाएगा वो कैसे शुरू होता है, या फिर कैसे हम स्टेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो जहाँ पे इथिकल इशू की बात आएगी, क्या होता है कि 3 मदर और 2 फादर की बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर जब सरोगेसी की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कि सरोगेसी में मोर देन वन और मोर देन 2 वुमेन्स या मोर देन 1 वुमेन्स जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सबसे पहली तो जो माँ, पहली मदर वो हो जाएगी जो मतलब बच्चे को कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर जो फर्टिलाइज नहीं कर सकती, फर्टिलाइजेशन जिसमें नहीं हो रही है। दूसरा कि जो सरोगेट बनेगी। तीसरा मदर वो होगी, तीसरी मदर जिसने अपना जो है ओवम जो है देगी। तो 3 मदर की बात ये हो गई कि जो पहली जो बच्चा चाहती है, दूसरा सरोगेट जो बनना चाहती है, तीसरी जो है कि अपना ओवम जो देगी। फादर की बात करेंगे तो फादर वही, जैसे कि इनके हस्बैंड हो जाएंगे, हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है। और मे बी फादर कोई भी हो सकता है, जिसने दूसरा जो होगा जो अपना स्पर्म यहाँ पे देगा, ठीक है। तो दूसरे फादर की बात यही होगी कि जो अपना स्पर्म देगा। तो यहाँ पे जो इथिकल इशू में आते हैं, तो वहाँ पे 3 मदर्स और 2 फादर आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से 3 मदर और 2 फादर की बात हम लोग यहाँ पे इथिकल इशू में करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 मदर और 2 फादर। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी किससे रिलेटेड है? तो ऑटोनॉमी की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे मेडिकल इशू से आ जाएंगे। मेडिकल इथिक्स में आएंगे और हमारे बायो इथिक्स में भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। बायो इथिक्स में इसको कह सकते हैं हम लोग, ये उसी के अंदर आएंगे ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल्स। मीडिया एथिक्स जो है हमारे जितने भी होंगे, वो हमारे जो है कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बिजनेस एथिक्स अच्छे से हमने सारे वीडियो लेक्चर में पहले से ही बात कर ली है। लीगल एथिक्स की बात करेंगे तो आपके जितने भी कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर लॉज से रिलेटेड है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपके लीगल एथिक्स में आ जाते हैं। तो मेडिकल एथिक्स में आपके क्या क्या आएंगे? तो मेडिकल एथिक्स में आपके जो है कि डॉक्टर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, यही सरोगेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। हॉस्पिटल से रिलेटेड हॉस्पिटल के रूल्स एंड नॉर्म्स सारी चीज़ें यहाँ पे मेडिकल एथिक्स में आपके आएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स के जितने भी मेडिकल एथिक्स में कौन सा इसमें नहीं आता प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल नहीं होता है? तो ऑटोनॉमी, तो जाहिर सी बात है ऑटोनॉमी प्रिंसिपल इससे ही रिलेटेड है। जस्टिस, बेनिफिसेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिलेटेड हैं आपकी प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स से आपकी ये रिलेटेड है हमारे जो भी मेडिकल एथिक्स से ये रिलेटेड है तीनों। और जो रिलेटेड नहीं है वो रिलेटेड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी जो है हमारी मेडिकल जो है एथिक्स से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, द आर्टिकल बायोलॉजिकल इथिकल इम्पेरेटिव इज रिटन बाय। ये बोल रहा है कि आर्टिकल बायोएथिकल इम्पेरेटिव किसके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये जो है कि हमारा फ्रिज जहर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कि इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक, इनके द्वारा ये लिखा गया है। पीटर सिंगर की बात करेंगे हम लोग, तो पीटर सिंगर जो है हमारे, इन्होंने दिया था प्रैक्टिकल एथिक्स के बारे में।
प्रैक्टिकल इथिक्स के बारे में इन्होंने बताया था, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। और लिखा था, जो बुक लिखी थी वो लिखी थी आपकी 1979 में। प्रैक्टिकल इथिक्स के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म बायोएथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक। तो इन्होंने बोला कि ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, और वो ग्रीक वर्ड क्या क्या है। तो वो जो ग्रीक वर्ड हैं आपके, तो वो हो जाएंगे बायोस प्लस इथोस। ये जो है कि आपके ग्रीक वर्ड होंगे जिससे कि बायोएथिक्स डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द नोशन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ। जो है वर्ड इन्फॉर्म कंसर्न, ठीक है, ये जो नोशन है कंसर्न इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। तो जो इन्फॉर्म कंसर्न है ये जो है कि हमारा ऑटोनॉमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है द कॉन्सेप्ट इन्फॉर्म कंसर्न इज रिलेटेड टू। ये किस कंसर्न में आता है। तो ये जो है कि हमारा कंसेंट जो है ये मेडिकल से रिलेटेड है। बात क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे किसी का ऑपरेशन होता है, ठीक है, किसी का ऑपरेशन है तो वहाँ पे कंसर्न फॉर्म साइन करवाया जाता है ना। फॉर्म जो है कि साइन करवाया जाता है कि आप ये हम फॉर्म कर रहे हैं और आप जो है अपने रिस्क पे यहाँ पे आप ऑपरेशन करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी हमारे जैसे आपके पेशेंट के साथ कुछ भी हो जाता है या फिर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये जो है कि कंसर्न जो होते हैं ये सब जो है मेडिकल टर्म्स में आते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मेडिकल इथिक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। द नोशन लिविंग विल इज रिलेटेड टू। लिविंग विल इज रिलेटेड टू किससे है। जीने की शक्ति या जीने की इच्छा किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है हमारा यूथेंसिया से। यूथेंसिया से रिलेटेड इसलिए है, यूथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, ठीक है, इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है कि इच्छा मृत्यु इसलिए बात करते हैं कि कोई भी है जिसकी लाइफ वेजिटेटिव सपोर्ट पे है, ठीक है, जिनकी लाइफ आपको पूरी की पूरी जो है कि वेजिटेटिव स्टेज पे है रखी गई है, और वहाँ पे जो है कि आपको इच्छा मृत्यु इसीलिए दी जाती है कि ताकि मतलब दी तो नहीं जाती है नॉर्मली, बट इसका जो मतलब ये जो आपके लिए लॉ हैं ये इसलिए किए गए हैं कि उनको जो लाइफ पे दर्द है ना, जो भी सारी चीज़ें उससे वो फेस कर रहा है वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इसलिए इच्छा मृत्यु का यहाँ पे ऐसा लॉ है। तो यहाँ से यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, ठीक है। आपकी हाँ जो है एक नर्स थी जिसका नाम था अरुणा, ठीक है, अरुणा नाम था उनका, अरुणा रामचंद्र, ठीक है। इनको सेक्सुअली असॉल्ट थी ये, ठीक है, जिनकी वेजिटेटिव सपोर्ट पे इनके 37 ईयर थी ये, ठीक है, 37 ईयर अरुणा रामचंद्र, ठीक है। इन्होंने जो है कि इनकी इच्छा के हिसाब से इनको इच्छा मृत्यु इन्होंने जो है कि कोर्ट में मांगी गई थी इनके लिए, इच्छा मृत्यु के लिए, अरुणा के लिए। तो इसलिए जो है कि ये यूथेनेसिया जो है बहुत ही फेमस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। स्लिपरी स्लॉप आर्गूमेंट इज रिलेटेड टू। तो स्लिपरी स्लॉप आर्गूमेंट जो है यूथेनेसिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये वही अरुणा जी की अरुणा जो थी, ठीक है, इन्हीं के उसमें जो है कि उस टाइम पे जब इन्होंने इच्छा मृत्यु कोर्ट से मांगी थी तभी इनके लिए ये सारी चीज़ें, ये स्लिपरी स्लॉप ये सब सारी चीज़ें आई थी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा हमारा यूथेनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। द क्वेश्चन ऑफ पेरेंटहुड इज रिलेटेड टू। द पेरेंटहुड का जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। तो अबॉर्शन से नहीं, क्लोनिंग से भी नहीं, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सरोगेसी से। बात यहाँ पे करेंगे कि सरोगेसी होता क्या है। हमने सरोगेसी डिस्कस नहीं की कि होता क्या है, ठीक है, सॉरी। सरोगेसी वो होता है जैसे कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट ही कह लीजिए आप यहाँ पे समझने के लिए। अब क्या हो रहा है कि वाइफ और मे बी हस्बैंड दोनों में से कोई भी जो है फर्टिलाइज या फिर जो है कि रिप्रोड्यूस करने की स्टेज में नहीं है। वहाँ पे क्या करते हैं,
वहाँ पे अगर हमारी जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है हमारी, है ना, जो फीमेल है ये अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और क्या होता है कि जब ये दूसरी फीमेल के पास जाती है, ठीक है, दूसरी फीमेल के पास जाती है और बोलती है कि मैं आपका जो गोद है, जो आपकी जो यूट्रस है वो मैं रेंट पे लेना चाहती हूँ, ठीक है, रेंट पे लेना चाहती हूँ, तो अब क्या होता है कि इस मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, इस मेल का स्पर्म इस फीमेल के अंदर जो है कि आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियली दिया जाता है। फिर ये क्या करती है, ये अपने इन दोनों के कंसर्न पे, इन दोनों की इच्छा के, इसकी इच्छा के हिसाब से ही फिर जो है कि आगे के प्रोसेस होते हैं। तो ये होती है सरोगेसी, ठीक है। वहाँ पे जो है कि आप किसी की यूट्रस को, आप किसी की गोद को रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, जब तक आपके बच्चे पैदा नहीं हो जाते। पैदा होने के बाद सोशली ये लोग जो है उनके माँ बाप होंगे, ये इनके पेरेंट होंगे उस बच्चे के। चलिए, ये हो गई सरोगेसी। तो पेरेंटहुड के जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो आते हैं आपके सरोगेसी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोगेसी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी फॉर अनदर वुमेन हु इज़ अनेबल टू हैव बेबी हरसेल्फ इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होती है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि एक वुमेन जो है कि दूसरी वुमेन के लिए बेबी पैदा करेगी और उसको देगी, और वो बेबी जिस वुमेन को देगी वो बेबी खुद बेबी पैदा नहीं कर सकती, जिस वुमेन को देगी वो बच्चा खुद पैदा नहीं कर सकती। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को सरोगेसी बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही आपको डिस्कस करा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अ वुमेन हु इज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी फॉर अनदर वुमेन। एक ऐसी वुमेन है जो एक बच्चे को जन्म देती है, वो भी दूसरे औरत के लिए, ठीक है, दूसरे औरत के लिए वो एक बच्चे को जन्म देती है, और वो जो जिस बच्चे को जन्म देती है वो जो औरत है वो बच्चा खुद पैदा नहीं कर सकती। तो उस वुमेन को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उस वुमेन को हम क्या करते हैं, उस वुमेन को हम लोग सरोगेट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट, ठीक है, सरोगेट, इसको हम ये भी बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है, ये सरोगेट मदर होंगी, और जिनको ये पैदा करके देंगी वो उसकी सोशल मदर होंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, सरोगेसी इज कंसीडर्ड वन अमोंग द। सरोगेसी को क्या कंसीडर किया जाता है, ये क्या है, तो सरोगेसी जो है हमारा वो होता है आर्ट, ठीक है, आर्ट, आपका वो वाला आर्ट नहीं, ठीक है, वो ड्राइंग वाला आर्ट नहीं, मैं इसका बताती हूँ, ये होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, एग, ठीक है, प्लस स्पर्म, एग और स्पर्म को जो है कि आपको एग और स्पर्म को जो है कि एक बाहरी मीडिया पे आपको, ठीक है, बाहर जो है कि लैब में इसको फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि लगभग 32 सेल स्टेज पे जो है कि इसको जो है कि यूट्रस में फिर प्लांटिंग कर दी जाती है, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। द नोशन ऑफ बेबी सेलिंग इज रिलेटेड टू। बेबी सेलिंग का जो ये नोशन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा जाहिर सी बात है बेबी सेलिंग का ये हो जाएगा आपका सरोगेसी से रिलेटेड, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सरोगेसी से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ बेबीज इज डिस्कस्ड इन। जो कमोडिफिकेशन है बेबी का उसको किस में डिस्कस करा जाता है, तो ये आपका करा जाता है आपका सरोगेसी में। आपका ये जो पूरा करेक्ट है, ये जो है कि आपके सरोगेसी में इसको डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटहुड इज क्लोजली कनेक्टेड विद। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, जहाँ 2 से 3 माँ हुई, ठीक है, या फिर 1 से 2 बाप हुए या फिर पापा हुए, वहाँ पे जो है कि पेरेंटहुड की प्रॉब्लम की आपको फेस करने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो होगी सरोगेसी में जो है आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यूथेनेसिया की जो प्रॉब्लम है ये तो आपको बता दिए है कि ये जो है कि आपकी इच्छा मृत्यु की बात हुई थी, सॉरी यहाँ पे आपकी इच्छा मृत्यु से बात हुई थी।
तो ये सेंसिया। क्लोनिंग आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लोनिंग आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक सेल से आप जो है कि पूरी की पूरी बॉडी बना ले रहे हो, है ना। तो ये एक सेल से जो है कि पूरे डेवलप कराना किसी भी एक कह लो कि एनिमल को या प्लांट को, तो ये प्लांट में सक्सेसफुल ज़्यादा है, ठीक है। प्लांट में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। अभी क्या है कि एनिमल में आ गए हैं, एनिमल में बेस्ड जैसे डॉली है, ठीक है, शिप डॉली है, तो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, बट अभी उतना एडवांस जो है कि एनिमल में नहीं है, बट प्लांट में ये बहुत ही नॉर्मली बहुत ही जनरली हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन रिगार्डिंग मदरहुड इज कमिंग इन द इथिकल डिस्कशन ऑफ। कोई भी इथिकल डिस्कशन हुआ आपके सरोगेसी से रिलेटेड, तो वो जो है कि आपके मदरहुड की प्रॉब्लम हुई, तो वो जो है कि हमारे सरोगेसी से ही रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे जो है कि आपकी सरोगेसी जो है करेक्ट आंसर होगा। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ जो है कि अगर कोई जैसे कहते हैं कि मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना, निसंतान है वो, ठीक है, ठीक है, वो जो है कि बच्चे पैदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कि आईवीएफ की हेल्प से वहाँ पे हम जो है वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस आगे की करी जाती हैं। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे हम लोग। तो डैश इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल इथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सरोगेसी। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो फंडामेंटल क्वेश्चन हो जाता है, फंडामेंटल इथिकल इशू बन जाता है, जिसमें कि सरोगेसी के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले जो हो जाता है वो होता है क्वेश्चन अबाउट द मदरहुड। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि माँ कौन सी है ना, बायोलॉजिकल मदर कोई और है, सोशल मदर कोई और है, तो इसलिए यहाँ पे ये फंडामेंटल इथिकल इशू हो जाता है सरोगेसी में, क्वेश्चन से जो है कि मदरहुड से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो जिसने पैदा किया है ना, उसका जो है कि उसको मानेंगे मम्मी, है ना, रियल मदर किसको मानेंगे, मम्मी किसको मानेंगे, मदर, ठीक है। मदर किसको कंसिडर करेंगे, जिसने पैदा किया या जिसने इच्छा करी या फिर जिसका एग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, ओके, क्वेश्चन 26 ही आ गया, कोई ना, हम लोग एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ट्रेडिशनल सरोगेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ट्रेडिशनल सरोगेसी को और क्या बोलते हैं? तो ट्रेडिशनल सरोगेसी जो होती है वो होती है आर्टिफिशियल सरोगेसी, ठीक है। आर्टिफिशियल सरोगेसी का मतलब क्या है कि आप जो है कि किसी भी, जैसे आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर हुआ है और आप सरोगेट हो रहे हो, ठीक है, बन रहे हो, तो ये आपकी आर्टिफिशियल सरोगेसी हो जाएगी। बात करेंगे हम लोग जेस्टेशनल सरोगेसी की। तो जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि एग और स्पर्म दोनों, एक फीमेल है ना, इस फीमेल में एग, ओवम, ठीक है, ओवम प्लस स्पर्म दोनों जो है कि आपको दोनों डोनेट किया गया है, तो ये आते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी में। बायोलॉजिकल सरोगेसी में क्या होता है कि बायोलॉजिकल सरोगेसी में जो ओवम होते हैं, है ना, जो ओवम हुए, ठीक, ओवम और ओवम उनका सेल्फ होगा, सेल्फ ओवम होगा इसका, जो फीमेल सरोगेट बन रही है। स्पर्म जो है कि उसके फादर का होगा, ठीक है, उसके फादर इन द सेंस कि जिसने बच्चे की चाह की है, तो उनका स्पर्म होगा। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल सरोगेसी में आते हैं। म्यूटेशनल सरोगेसी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। म्यूटेशनल सरोगेसी आई डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। हु इज़ द बायोलॉजिकल मदर ऑफ अ चाइल्ड इन अ ट्रेडिशनल सरोगेसी? ट्रेडिशनल सरोगेसी या फिर आर्टिफिशियल सरोगेसी में कौन जो है कि बच्चे की माँ होती है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे को खुद जो है कि कैरी कर रही है ना, जो बच्चे को खुद जो है कि 9 महीने पेट में रख रही है, वो होती है आपकी बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। द सरोगेसी इन विच सरोगेट एग आर कंबाइंड विद डोनर स्पर्म एंड गिव बर्थ टू द चाइल्ड। वही बात हो गई कि आपकी बायोलॉजिकल में, वही मैंने बात करी थी कि जो सरोगेट है वो अपना खुद का एग देगी,
ठीक है, वो अपना खुद का एग देगी और स्पर्म जो है उस पेरेंट्स का होगा, उस मेल का होगा जिसने बच्चे की चाह की है। तो यहाँ पे जो है आपका बायोलॉजिकल सरोगेसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जेस्टेशनल और आर्टिफिशियल मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आपकी जो है कि जेस्टेशनल प्लस जो है कि आपकी जेस्टेशनल में तो वही हो जाएगा कि दोनों के दोनों एग और स्पर्म दोनों के दोनों जो है डोनेटेड हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डोनेट किए गए हैं। क्वेश्चन 29 हो जाएगा, इन अ ट्रेडिशनल सरोगेसी डैश डैश गिव द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी में जो है कि क्या होता है, तो जो सरोगेट को है दोनों को जो है कि वो सरोगेट जो है कि एग भी देगी और फर्टिलाइजेशन भी वही करेगी। तो यहाँ पे जो है कि सरोगेट जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, इन डैश सरोगेसी बोथ एग एंड स्पर्म आर डोनेटेड। तो कौन सी सरोगेसी में ऐसा होता है जिसमें एग और स्पर्म दोनों डोनेट किए जाते हैं? तो यहाँ पे जेस्टेशनल सरोगेसी में जो है आपके बोथ एग एंड स्पर्म दोनों के दोनों डोनेटेड होते हैं, जिसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है सबसे पहले ही, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियरिटी ज़्यादा रहे, ठीक है, आप क्लियर रहो कॉन्सेप्ट को लेके। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की, इन डैश सरोगेट हैज़ नो बायोलॉजिकल लिंक टू द बेबी। किस सरोगेसी या किस सरोगेट मदर में उनका कोई बायोलॉजिकल लिंक नहीं होता है। बायोलॉजिकल लिंक इन द सेंस कि ना उनका एग है, ठीक है, ना कोई भी उनका एग है, ना फिर उनका कोई, बस फर्टिलाइजेशन उनके अंदर जो है बच्चे का जो कहते हैं ना कि 9 महीने की स्टेज है वो कंप्लीट उनके वोम में की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि जेस्टेशनल हो जाएगा जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल लिंक मदर का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, डैश अ वुमेन हु यूट्रस वाज यूज्ड फॉर नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑनटू अ बेबी। क्या हो रहा है, ये कौन सा ऐसा स्टेज है या फिर कौन सा ऐसा सरोगेसी है जिसमें कि केवल और केवल यूट्रस यूज़ किया जाता है फीमेल का, ठीक है, यूट्रस यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे जेस्टेशनल मदर या फिर जेस्टेशनल मदर होती है जिसका यूट्रस यूज़ किया जाता है, या फिर जेस्टेशनल सरोगेसी होती है जहाँ पे केवल जो भाड़े की वुमेन है उसका जो है कि रेंट पे यूट्रस खरीदा जाता है, बट वहाँ पे एग और स्पर्म दोनों के दोनों जो है कि आपके वहाँ पे भाड़े मतलब डोनेट किए गए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर जेस्टेशनल मदर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, अ वुमेन हु रियर द बेबी आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। जो बच्चे को जन्म के बाद पालती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सोशल मदर, ठीक है, उसको सोशल मदर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग बात करने वाले हैं, अ वुमेन हु कंट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड वाज द वोम इज कॉल्ड। जो अपने ओवम से है ना, जो अपना ओवम दे रही है मदर, उसको हम लोग कौन सी मदर बोलते हैं? तो वो हमारी हो जाती है जेनेटिक मदर, ठीक है, वो हमारी हो जाएगी जेनेटिक मदर, ठीक। सोशल मदर क्या होती है? सोशल मदर जो बच्चे को पालती है वो हो गई हमारी सोशल मदर। बायोलॉजिकल मदर कौन हो जाएगी? बायोलॉजिकल मदर जो कि आपकी अगर अपना ओवम देके बच्चे को पैदा कर रही है और स्पर्म जो है डोनेटेड है, तो वो आपकी बायोलॉजिकल मदर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, डैश इज द मेल जेनेटिक कंट्रीब्यूटर टू द क्रिएशन ऑफ एन इन्फेंट। ऐसा कौन होते हैं जो कि मेल जेनेटिक कंट्रीब्यूटर होते हैं? तो जो बायोलॉजिकल फादर हुए जिन्होंने अपना स्पर्म डोनेट किया है, ठीक है, स्पर्म दिया है जिन्होंने, वो हो जाएंगे आपके बायोलॉजिकल फादर। तो बायोलॉजिकल फादर जो होंगे वो हो जाएंगे आपके मेल जेनेटिक कंट्रीब्यूटर इन्फेंट के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। तो कॉमर्शियल सरोगेसी इज़ बैन इन इंडिया। सबसे पहले तो अगर ये बैन हुआ है तो शुरू कब करा गया था? तो ये जो है कि आपको कमर्शियली शुरू किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 में ये जो है कि कमर्शियली जो है कि लीगल कर दिया गया था इंडिया में। फिर उसके बाद क्या है, इंडिया पूरा हब बन गया आपकी सरोगेसी के लिए, ठीक है, आपकी सरोगेसी का ये हब बन गया, ठीक है। फिर क्या करा गया कि 2019 में इसको बैन कर दिया गया इंडिया में, ठीक है, कॉमर्शियल सरोगेसी को। तो करेक्ट आंसर होगा 2019। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। सरोगेसी रेगुलेशन बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा। सरोगेसी बिल लोकसभा में कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था जुलाई 2019। जुलाई 2019 में ये सरोगेसी बिल पास किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। विच प्लेस इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज बेबी फैक्ट्री। किस प्लेस को इंडिया के किस प्लेस को बेबी फैक्ट्री कहा जाता है ना, या फिर सरोगेसी स्टेट बोला जाता है। तो ये आपको जो है कि आनंद जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। तो इसको जो है कि आप बोलते हैं बेबी फैक्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आनंद डी, गुजरात। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। डैश इज कॉल्ड द सरोगेसी कैपिटल ऑफ इंडिया। सरोगेसी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आनंद, गुजरात। इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, आनंद, गुजरात को, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अमूल की फैक्ट्री है और सबसे पहले जो वाइट रिवोल्यूशन की स्टार्ट करा गया था वो आनंद, गुजरात से ही किया गया था। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा 39 का डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बात करेंगे आर्ट। आर्ट मीन्स क्या होता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन आपको आर्टिफिशियली बाहर किया जाता है, लैब में किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। फिर उसको जो है कि लगभग 16 से 32 सेल वाली स्टेज पे आपको जो है कि आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये होता है आर्ट। आर्ट जो है कि IVF के थ्रू ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की, द इशू ऑफ सरोगेसी इज कॉमनली कॉल्ड। जो भी सरोगेसी के इश्यूज़ हैं वो नॉर्मली क्या कहे जाते हैं। तो इशू ऑफ 3 मदर्स जितने भी होंगे, ठीक है, अगर 2 मदर है तो नॉर्मली वो इश्यूज़ नहीं बने जाएंगे। अगर 3 मदर आ गई उसमें इन्वॉल्व हो गई, जिसमें कि एक चाहिए जिसको बच्चा चाहिए, दूसरा सरोगेट, तीसरा अगर कोई ओवम दे रही है तो वहाँ पे इशू आ जाएंगे। तो वो होते हैं 3 मदर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 41 का वो होगा 3 मदर। नेक्स्ट बात करेंगे, एथिकल इशू ऑफ सरोगेसी इज जनरली स्टेटेड एज इशू ऑफ। कौन सी स्टेज एथिकल इशू में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीट है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो। तो 3 मदर और 2 फादर को जो है यहाँ पे आपके एथिकल इशू में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। नेम द यूथेनेसिया विच इज डन बाय द कंसेंट ऑफ appropriate person on the behalf of the patient who is unable to give कंसेंट। अगर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है यूथेनेसिया का प्रोसेस, ठीक है, या फिर नाम बताइए उसका, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट के बिहाफ पे उसका कोई भी गार्जियन जो भी है उसके साथ वो आपको परमिशन देता है कि आप यहाँ पे यूथेनेसिया जो है यूज़ करिए, इच्छा मृत्यु के लिए वहाँ पे वो मांग करता है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा नॉन वॉलेंट्री यूथेनेसिया। यहाँ पे जो है कि कोई और पर्सन है जो कि आपको कंसर्न बोल रहा है या फिर बता रहा है कि यहाँ पे इच्छा मृत्यु की ज़रूरत है। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका नॉन वॉलेंट्री यूथेनेसिया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। इन जेस्टेशनल सरोगेसी डैश इज द मेथड टू क्रिएट एन एम्ब्रियो। जेस्टेशनल सरोगेसी में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो को क्रिएट करने के लिए। जाहिर सी बात है जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है कि जो कैरी करने वाली है वुमेन कैरी करने वाली बच्चे को वो खुद का जो है ओवम नहीं यूज़ कर रही है। तो वहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन बाहर की जाती है, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। फिर जाइगोट को जो है कि आपको ट्रांसफ़र किया जाता है एम्ब्रियो में, इसलिए क्लोनिंग यूज़ किया जाता है और फिर उसके बाद जो है जाइगोट को हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। तो करेक्ट आंसर जो 44 का हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोनिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। डैश इज द सिंगलनेस ऑफ पर्पस दैट मेक पॉसिबल द क्रिएशन ऑफ वन प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर इन रिसोर्स एलोकेशन। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पर्पस है जिसमें क्या होता है कि एक मैनेजर को गाइड करता है कि एक एक्शन बनाइए, एक गाइड करिए और रिसोर्स एलोकेशन के लिए वो जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। अ रिपोर्टिंग अ रिलेशनशिप इन विच एन एम्प्लॉयज रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम
एंड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइज़र इज़ नोन एज। यहाँ पे केवल और केवल एक ही सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है आपको, है ना। और ये कैसा रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ का, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अ पर्सन हु इज़ अ पर्सन हु एडवाइज अर्ली साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कौन पर्सन है जिन्होंने बताया था अर्ली साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल को। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जो है कि टेलर ने जो है कि आपको बताया था साइंटिफिक अर्ली साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे हम लोग। डैश इज द स्टडी of how to create an organizational structure that leads to high efficiency and effectiveness। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे एलोकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एलोकेशन मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाएगा, जो बताएगा कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप बहुत ही इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवनेस के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये होगा एलोकेशन मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 48 का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। विच इज़ नॉट वन ऑफ फायोल्स प्रिंसिपल। फायोल्स प्रिंसिपल में कौन सा एक नहीं आता है, तो आपकी जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आता ही आता है। नेक्स्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी भी आता है, यूनिटी ऑफ कमांड आता है, ये तीनों चीज़ें आती हैं। जो ऑप्शन सी है यही नहीं आता है यहाँ पे आपके फायोल्स प्रिंसिपल में। फायोल प्रिंसिपल में ग्लोबलाइजेशन जो है नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट व्यू पॉइंट इज नोन एज। किस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है कि किस उसमें मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में ये आता है, तो ये जो है कि आपके क्लासिकल पर्सपेक्टिव के मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये आपके क्लासिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्लासिकल पर्सपेक्टिव। तो ये रही आज की वीडियो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, मोटिवेट करते रहिए हमें, और प्लीज़ आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए बिकॉज आपका ये टाइम, आपका अगर आप घर में बैठे हो तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे को, और अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखिए। बाहर ना जाइए, मास्क लगाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना ही करना है, ताकि वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वहाँ पे PDF भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट जो भी आपके इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं, प्लस आपको नोट्स के भी PDF प्रोवाइड करे जाएंगे, प्लस आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ही करना है, और आपको यूट्यूब पे आपको फॉलो करना ही करना है। प्लस आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।